हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर सेशन। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हो चुका है ऑन द टॉपिक्स, जो हम अभी न्यू टॉपिक्स कवर कर रहे हैं फॉर आवर कंप्यूटर सब्जेक्ट। एंड पिछला लेक्चर जो है वो आप लोगों को मिल चुका था एंड आई एम ग्लैड आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई है। एंड इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि ईजीएस्ट वे में मैं आप लोगों को चीज़ें समझाऊं ताकि हर कंसेप्ट आपको समझ में आए। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये भी कमेंट किया था कि ये सारी चीज़ें वो 11th-12th में या अपने कॉलेज के टाइम पे पढ़ चुके हैं, तो उनको थोड़ा बहुत याद आ रही हैं चीज़ें, विच इज़ ग्रेट, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस भी मुझे कमेंट्स में देखने को मिले थे स्टूडेंट्स, तो एक बार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज थी एंड उनको हम लोग कोशिश करते हैं आंसर करने की। देन विल गो फॉरवर्ड एंड हम लोग अपना टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को क्लासेस का डाउट था कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्लासेस कैसे कंटिन्यू होंगी। तो क्लासेस जैसी आपकी चल रही हैं वैसे ही कंटिन्यू होंगी और मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, तो इसके लिए ना मैं एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आप लोग देखना यूट्यूब पे, पहले आप प्लेलिस्ट देखना कौन सा न्यू कंप्यूटर टॉपिक्स या एडवांस कंप्यूटर टॉपिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, चैनल पे जाके देखना। वहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो है, जो वेरी फर्स्ट वीडियो जो डिस्कशन का वीडियो है, वो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना अगर आपने मिस कर दिया, बिकॉज उसी में मैंने बताया कि कौन से टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उसमें से कौन कौन से कंसेप्ट जो हमें, मतलब कौन कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है एंड अकॉर्डिंगली ही हम लोगों को पढ़ना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। दूसरा कि इस लेक्चर की PDF कहाँ मिलेगी आप लोगों को, है ना, ये जो नोट्स हैं ये कहाँ मिलेंगे। तो इन वट एवर बैच यू आर इन, ठीक है, आप किसी भी बैच में, देखो बहुत सारे बैचेस जो हैं 2026 के अवेलेबल हैं हमारे ऐप पे। इंग्लिश एंड कंप्यूटर का अकेला बैच जो मेरा बैच है 2026 बैच का, जिस पे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करे हुए थे, अकाउंट असिस्टेंट, NT, SI, MTS, कांस्टेबल, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, इंक्लूडेड रहेगा उसमें आप लोगों को। मतलब एक ना जो आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो फोल्डर होगा ना, उसमें न्यू क्लासेस का एक फ़ोल्डर ऐड करके, अभी पुरानी क्लास फर्स्ट क्लास आप लोगों की ऐड नहीं हुई है, मैं कर दूँगी, तो वहीं पर आपका लेक्चर और नोट्स जो है अपडेट हो जाएगा। या फिर आप किसी भी और बैच में हो, कांस्टेबल के बैच में, अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, फाउंडेशन बैच है हमारा जिसमें सारे एग्ज़ाम्स कवर किए जाते हैं, फाउंडेशन बैच हो गया, जिस भी अपकमिंग एग्ज़ाम, लैब अटेंडेंट का बैच हो गया, कोई भी बैच में आप लोग हो, तो आपको अलग से कोई नया बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हीं बैचेस में ये क्लासेस जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों को बैच में मिल जाएगा। ऑल राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्टूडेंट्स ने पूछा कि ये हम प्रॉपरली कवर करेंगे, इसी तरीके से समझाऊंगी, तो आंसर इज़ येस, हम प्रॉपरली कवर करेंगे जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी जितना, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, ओके। तो यही क्वेरीज थी आप लोगों की। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये आप लोगों के बैचेस हैं, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। ऑलराइट, अब आते हैं क्लासेस के ऊपर। तो कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पाइपलाइनिंग, डेटा हैज़र्ड्स, है ना, उसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट्स किए थे। आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, उनका ड्रॉबैक क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी एंड रिलेटेड टर्म्स। तो अब कुछ और चीज़ों पर भी आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। तो अभी हम लोग कर रहे हैं मेमोरी एड्रेसिंग। क्यों कर रहे हैं मेमोरी एड्रेसिंग? आई होप आप लोगों को पता भी होगा क्या होती है एड्रेसिंग, क्या होती है मेमोरी एड्रेसिंग, क्या होती है। मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। और इसके टाइप्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमने क्वेश्चंस देखे ना एग्जाम में, तो मतलब जैसे आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो किसी स्टेटमेंट में इमीडिएट एड्रेसिंग के बारे में बोला था, कि किसी स्टेटमेंट में डायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में बोला था। अब स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग और व्हाट इज़ डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो स्टूडेंट वो क्वेश्चन को कैसे समझ पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ। तो क्या होती है मेमोरी एड्रेसिंग? डेफिनेशन इज गिवन हियर, इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। आपको पता है प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती है, उसके लिए वो डेटा कहाँ से उठाता है? मेमोरी से उठाता है। तो एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं? ये हमारे CPU को बताते हैं कि कहाँ से उसको डेटा उठाना है फॉर एन इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। वेयर टू फाइंड डेटा, ये क्या बताता है प्रोसेसर को? फ्रॉम वेयर टू फाइंड डेटा फॉर एन
इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के लिए डेटा कहाँ से उठाना है वो बताते हैं एड्रेसिंग मोड्स एक प्रोसेसर को। ये बहुत सारी तरह के होते हैं, मैं मेजर 4 टाइप्स आपको करवा रही हूँ और आपको यही समझ आएंगे, ठीक है। सबसे पहला टाइप है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग कहता है कि डेटा डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही है, मतलब अब प्रोसेसर को, CPU को एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डेटा चाहिए, है ना, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में ही डेटा है, किसी और मेमोरी लोकेशन पे जाके डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, डेटा इस इंस्ट्रक्शन के साथ ही गिवन है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग का मतलब इमीडिएटली उसको इंस्ट्रक्शन से ही मिल जाता है डेटा, तो डेटा इज़ डायरेक्टली इन इंस्ट्रक्शन। नो सर्चिंग इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी तरीके की मेमोरी लोकेशन में डेटा ढूंढने की, सर्चिंग की ज़रूरत नहीं होती। और आपको ये भी पूछा जा सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ द फास्टेस्ट एड्रेसिंग मोड। तो फास्टेस्ट एड्रेसिंग मोड जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड ही है। क्यों? क्योंकि ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इंस्ट्रक्शन में ही डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब ये कोड की हेल्प से भी मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ, लेकिन वो हर किसी के लिए समझना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए मैं डेफिनेशन या थ्योरेटिकल वे में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप आती है डायरेक्ट एड्रेसिंग। एड्रेस इज़ गिवन डायरेक्टली। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे क्या था, डेटा इंस्ट्रक्शन में ही था। अब इधर डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन में डेटा डायरेक्टली नहीं गिवन होता, बट इंस्ट्रक्शन में डेटा का एड्रेस गिवन होता है कि डेटा किस मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको इमीडिएट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग का डिफरेंस समझाने के लिए। ओके, मुझे एक बुक चाहिए, ठीक है, मुझे एक बुक चाहिए, मैंने आपको सीधा बोल दिया, कि ये बुक पढ़िए, उठा लो, ठीक है। मतलब जहाँ मैं हूँ वहीं पे बुक है, जहाँ इंस्ट्रक्शन है वहीं डेटा है, इमीडिएट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग, अब मैं आपको कहती हूँ उस लॉकर नंबर 5 पे जाओ और वहाँ फाइल पढ़िए, वहाँ लेके आओ, कि मैंने क्या किया, व्हाट आई डू, ये आई मैं हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, आप लोगों को एड्रेस बताया। किसका एड्रेस बताया? डेटा का एड्रेस बताया। तो प्रोसेसर की जो इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस बताती है किसका, कि डेटा किस मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये अलमीरा नंबर है, ये लॉकर नंबर है, मैंने आपको एड्रेस दिया, इधर जाके बुक उठा लो, तो इंस्ट्रक्शन में हमको मेमोरी एड्रेस मिल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली। मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्रैकेट में, आप अच्छा लिख दिया ना मैंने, इंस्ट्रक्शन डेटा एड्रेस दे दिया, या इंस्ट्रक्शन हम लोगों को क्या बताती है, इंस्ट्रक्शन गिव्स मेमोरी लोकेशन। आई विल राइट इट हियर फॉर यू। इंस्ट्रक्शन गिव्स मेमोरी लोकेशन, कि कहाँ पर डेटा है फॉर द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब होता है एड्रेस स्टोर्ड इन अनदर लोकेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या था कि मैंने तुम लोगों को एड्रेस बताया और बोला वहाँ डेटा पड़ा है, जाओ ले आओ, है ना, ठीक है, मैंने ये बताया। अब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होगा कि मैं तुम्हें एड्रेस तो बताऊंगी बट इन एन इनडायरेक्ट वे। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि लॉकर नंबर 5 में जाओ और वहाँ पे बुक तुम्हें मिलेगी, नहीं, मैं तुम्हें बोलूँगी पहले तुम राहुल के पास जाओ, फिर तुम्हें राहुल बताएगा कि कहाँ बुक पड़ी है, फिर तुम्हें राहुल बोलेगा कि हाँ अब तुम यहाँ जाओ और यहाँ पे तुम्हें बुक मिलेगी, मतलब इनडायरेक्ट वे में। मैंने तुम्हें डायरेक्टली एड्रेस नहीं बताया, राहुल के पास भेजा, फिर राहुल ने तुम्हें एड्रेस बताया, उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। एड्रेस जो है वो अनदर लोकेशन पे स्टोर होता है। और इसको मोर इजी वे में आप लोगों को समझाऊँ तो रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द डेटा। जो भी डेटा का एड्रेस है वो रजिस्टर्स में होता है, ठीक है। डेटा का एड्रेस रजिस्टर में होता है, डेटा नहीं होता। मतलब रजिस्टर्स में क्या, रजिस्टर तो समझते हो ना क्या है, रजिस्टर में एड्रेस है और फिर ये एड्रेस तुमको बताएगा कि डेटा कहाँ है, समझे बात। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, दिस रजिस्टर एड्रेसिंग पे। दिस इज़ द लास्ट वन। रजिस्टर एड्रेसिंग जो है ये भी काफ़ी फास्ट है, ठीक है। इमीडिएट एड्रेसिंग इज द फास्टेस्ट एंड रजिस्टर एड्रेसिंग इज ऑल्सो फास्ट बट कंपैरेटिवली कम। हाँ, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि डेटा कहाँ पर होता है, रजिस्टर में पड़ा होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग में मैंने तुम्हें क्या बोला कि फास्टेस्ट मोड, टेबल पे ही पड़ी है, उठा लो,
ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सामने ही पड़ी है, उठा लो बुक। डायरेक्ट एड्रेसिंग में मैंने तुम्हें क्या बोला कि तुम्हें एड्रेस दे दिया, लॉकर नंबर 5 पे है, जाके ले आओ। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट वे में एड्रेस दिया, राहुल को बोला राहुल तुम्हें एड्रेस बताएगा। अब रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या हुआ, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ही बुक है, ठीक है, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ही बुक है, मतलब प्रोसेसर की खुद की मेमोरी में ही डेटा है, तो उसको किसी मेमोरी लोकेशन पे जाके, अदर मेमोरी लोकेशन पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग कहते हैं। रजिस्टर नाम से भी तुम लोग को पता चल जाता है। तो ये होते हैं मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स। मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स का मतलब वो मोड्स जिससे डेटा मेमोरी लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है, और इस तरीके से प्रोसेसर जो है वो डेटा एक्सेस करता है। समझ आ गया। अब इस पर जो क्वेश्चंस थे वो डेफिनेशन बेस्ड ही थे, तो इट वुड, अब ऐसा कुछ आएगा आगे मैं जब तुम लोग को एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगी तो हम थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं। होप ये तुम लोग को समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। इंटरप्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा प्रोसेसर में से इंटरप्ट पे भी क्वेश्चन आया था, देखा है सबने। एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इंटरप्ट का कंसेप्ट दिया हुआ था, तो वो भी हम लोग समझते हैं इंटरप्ट्स क्या होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि तुम लोग बड़े हाई लेवल कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, दीज आर सिंपल कंसेप्ट्स, क्योंकि हम बेसिक्स तो पढ़ते ही हैं। तो बेसिक्स कैसे काम करते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, तो उसमें क्या क्या और चीज़ें होती हैं, बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा तुम लोग बड़ा कुछ वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो हम हैं इंटरप्ट्स पे। इंटरप्ट का मतलब इन जनरल क्या होता है, इंटरप्ट का मतलब होता है टोक देना। तुम काम कर रहे हो, तुमको बीच में तुम्हारी मदर ने आके इंटरप्ट कर दिया, जाओ जाके मार्केट से चीनी लेके आओ, है ना, तुम्हारा जो काम था, तुम तो बीच में इंटरप्ट हो गए ना, तुम्हें तो बीच में टोक दिया गया ना। तो बस वैसे ही जब आपका सिस्टम काम कर रहा होता है, आपका प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या किसी भी कोई भी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उस बीच आपके सीपीयू के पास, आपके प्रोसेसर के पास कोई और इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है, ठीक है, जो उसको करना पड़ता है अपना काम छोड़ के। अब तुम अपनी मम्मी को मना करोगे तो मम्मी तो नाराज़ हो जाएगी, मेहमान बैठे हैं, चीनी चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो तुम्हें अपना काम रोक कर क्या करना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, चीनी लानी पड़ती है, फिर तुम वापस आकर अपना काम रिज्यूम कर देते हो। बिल्कुल वैसे ही हमारा प्रोसेसर भी करता है। समटाइम्स व्हाट हैपन इज़, प्रोसेसर को अपना काम टेम्परेरीली स्टॉप करना पड़ता है, करंट प्रोग्राम जिस पे वो काम कर रहा है, क्योंकि कुछ प्रायोरिटी बेस्ड या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट काम उसके पास आ जाता है। फिर क्या होता है, प्रोसेसर को एक सिग्नल मिलता है कि रुक जाओ, उस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। ओके, तो फिर प्रोसेसर क्या करता है कि वो जो टास्क है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको उसको इमीडिएटली हैंडल करना था, वो उसे कंप्लीट करके वापस अपना काम जो है वो रिज्यूम कर देता है। ओके, तो अब तो मुझे लगता है इतने आसान तरीके से समझाने से तुमको डेफिनेशन भी समझ में आ गई। इंटरप्ट इज अ सिग्नल sent to the CPU that temporarily stops the current program execution so that an important task can be handled immediately. After handling the interrupt, जो उसको टोक लगाई, CPU रिटर्न चला जाता है, वापस हो जाता है अपने ओरिजिनल टास्क पे, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं इंटरप्ट। अब इंटरप्ट से रिलेटेड फ्यू थिंग्स आर देयर कि इंटरप्ट काम कैसे करता है, ये तुम लोग को समझा देती हूँ। इंटरप्ट सिग्नल मिला सीपीयू को, सीपीयू ने क्या किया, करंट इंस्ट्रक्शन को पॉज कर दिया, ठीक है, एंड सेव्स द करंट स्टेट। व्हाट डू वी मीन बाय सेव करंट स्टेट? इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को याद होगा कि जब मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रही थी, इफ़ यू रिमेंबर, पिछले दिनों में एग्जाम से पहले जब मैं तुम लोग को प्रैक्टिस करवा रही थी, तो सेव करंट स्टेट पर एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। इसका मतलब क्या होता है, चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारी मदर ने आके तुम्हें टोक दिया कि जाओ जाकर मार्केट से सामान लेके आओ, और तुमने क्या किया, लेट्स से तुम बुक के पेज नंबर 7 पे थे। अब तुम पूरी बुक तो बंद नहीं कर दोगे ना कि फिर से तुम्हें पेज 1, पेज 2, पेज 3 पे जाना पड़े। तो तुम क्या करोगे, बुक के पेज नंबर 7 पे एक पेन रख दोगे और बुक को बंद कर दोगे, या बुक को उसी पेज पे खुला रखोगे, मतलब एज इट इज़ उसको तुम सेव कर दोगे जहाँ तक तुमने पढ़ा है, ताकि तुम वापस आकर वहीं से अपना काम रिज्यूम करो। तो उसी को बोलते हैं सेव्स द करंट स्टेट। सीपीयू रजिस्टर्स में अपना जितना काम किया होता है, जो पहले वाला प्रोग्राम था उस पर जितना काम किया होता है, उसकी स्टेट को सेव कर देता है कि यहाँ तक इट इज़ कम्प्लीटेड, खुद की मेमोरी में। फिर वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। व्हाट डू वी मीन बाय ISR? ISR एक्चुअली में क्या होता है, कोड होता है दैट हैंडल्स, अ कोड दैट हैंडल्स इंटरप्ट, ठीक है जी, ISR इसको बोलते हैं। और उसके बाद अपनी वापस
उसी स्टेट पे आ जाता था जहाँ वो काम कर रहा था और अपना ओरिजिनल प्रोग्राम क्या करता है, रिज्यूम कर देता है। ऑलराइट एवरीवन, एक और चीज़ यहाँ से एक टर्मिनोलॉजी तुम्हें और समझा रही हूँ। हमने बोला कि CPU करंट स्टेट सेव करता है। करंट स्टेट सेव करने का मतलब क्या हो गया कि जहाँ तक CPU ने काम किया है वहाँ तक उसको उसकी स्टेट को जहाँ तक वो किया है रजिस्टर में सेव कर देता है, फिर आगे काम करता है। ताकि अगर सेव नहीं करेगा तो फिर वापस से सब करना पड़ेगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेविंग। हम CPU में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पढ़ते हैं, जब हम मल्टीटास्किंग पढ़ते हैं कि एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करना, तो जब CPU करंट स्टेट किसी टास्क की सेव करता है उसको कॉन्टेक्स्ट सेविंग कहते हैं। जस्ट इन केस तुम लोगों से कभी पूछ लिया जाए। ऑलराइट एवरीवन, तो ये हो गया इंटरप्ट का कंसेप्ट, समझ आ गया। अभी एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, मेमोरी एड्रेसिंग क्या होती है और इंटरप्ट क्या होता है, ये तुम लोग को समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रोसेसर ALU प्रोसेसर के काम से रिलेटेड एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो अब तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तक हम लोग प्रोसेसर में क्या पढ़ते थे, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, मल्टी प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेडिंग, यही सब पढ़ते थे। बट और कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हैं जो आपको आसानी से समझ आएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो CPU के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमको ऑलरेडी पता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जितने भी टास्क होते हैं, प्रोसेसिंग वाले टास्क, कैलकुलेटिव टास्क, कैलकुलेशंस, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन, जो भी तुम कहो वो CPU करता है, ये हम सबको पता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसको कहते हैं, ये भी हमें पता है ना। अब इसके हिस्से होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हमें पता है। कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, खुद का मेमोरी होता है, दैट इज़ रजिस्टर्स, करेक्ट। अब एक बार इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना। जो भी CPU काम कर रहा है वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कंपनी का जैसे मैनेजर काम करता है या जैसे सुपरवाइज़र काम करता है, सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, है ना, बस वो काम होता है कंट्रोल यूनिट का, ताकि हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो और प्रोसेसर और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डेटा फ्लो जो है वो भी प्रॉपरली हो। ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। वी ऑल नो दिस, हमने पढ़ा है। उसके बाद आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें हमें पता है कि यहाँ पर जो भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, मैनिपुलेशंस होती हैं, CPU के इस हिस्से में परफॉर्म होती हैं। तो अरिथमेटिक मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन से मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, जिसमें यूज़ होता है लॉजिक गेट्स का, एंड, और, नॉट, ज़ोर। अब तुम लोग को क्वेश्चन ये आएगा, वैसे तो तुम लोग ने पढ़ा होगा 11th या 12th में, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, या आई गेस 10th में भी तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जब हम फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं या फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग कि लॉजिकल गेट्स होते हैं। लॉजिकल गेट्स का क्या काम होता है, ये एक्चुअली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है। और ये किस लिए काम आते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आते हैं, बेसिकली डिसीजन मेकिंग में। अब देखो एक एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से व्हाट एग्जांपल डू आई गिव यू। तुम एक डिसीजन मेकर हो, ठीक है, तुम्हें मैंने 4 ऑप्शंस दिए। अब तुम्हें 4 ऑप्शंस में से मतलब चूज़ करना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला तुम्हें चूज़ करना है, डिसीजन लेना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट ओनली। लॉजिक गेट्स का यही काम होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन बाइनरी इनपुट, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि दो 1 और मोर इनपुट्स आर देयर, जिसको ये सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करके देता है। जैसे मैंने बताया 4 या 5 तुमको मैंने चीज़ें बता दी, तुम्हें उसमें से एक आउटपुट देनी है। इट्स लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑन बाइनरी डेटा। बाइनरी डेटा तो तुम लोग समझते हो, यही वाली स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन आया था ALU का, इफ़ यू रिमेंबर, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। जैसे देखो बाइनरी क्या होता है, 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ स्टेट या फॉल्स। 1 का मतलब क्या होता है, ऑन या फिर ट्रू, ठीक है, हाँ या ना, ऐसे हमें लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। ऑलराइट, तो ये होते हैं आपके लॉजिक गेट्स। अब मैं तुम लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि एंड गेट क्या है, और गेट क्या है, इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं करवाऊंगी। बस लॉजिक गेट्स डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं और ये वर्क करते हैं ऑन बाइनरी डेटा 0 और 1। ऑलराइट, चलो उसके बाद आता है रजिस्टर्स। वी ऑल नो रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट स्टोरेज एरिया है, मेमोरी है, और ये प्रोसेसर्स मेमोरी कहलाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेसर की खुद की मेमोरी है। टेम्परेरीली डेटा स्टोर करती है, कौन सा डेटा, जो प्रोसेस हो रहा है।
है ना। तो ये है आपके रजिस्टर्स। अब मैं रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ, क्योंकि रजिस्टर टाइप्स पे, जैसे कि आपका प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इस पर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रजिस्टर्स क्या होते हैं, प्रोसेसर में रजिस्टर क्या होते हैं? वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी, जो कब यूज़ होती है? जब प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। दिस इज़ हाई स्पीड मेमोरी, प्रोसेसर में ही होती है, बिल्ट इन होती है, टेम्परेरीली होती है, और जब सीपीयू प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तब ये काम आती है ना। अब आप लोगों को जब हम मेमोरी हायरार्की पढ़ते हैं ना, जो कि मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ऑल्दो हमने की भी है बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज तुम लोग को करवाऊंगी, तो उसमें आप लोगों को पूछा जाए कि फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो इट्स ऑब्वियसली रजिस्टर्स। हाईएस्ट स्पीड मेमोरी लोकेटेड इनसाइड सीपीयू, वेरी हाई स्पीड, बहुत कम साइज़ का होता है, टेम्परेरी होता है, सीपीयू की खुद की होती है, तो डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय सीपीयू होती है, और जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उस वक्त ये जो डेटा है जो इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होना है, एग्जीक्यूशन में यूज़ होना है इंस्ट्रक्शन डेटा, उसको उस इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होल्ड करने के काम आती है। ठीक है जी, ये तो हो गया। A few more terms. साइज़ ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स का साइज जो है वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, साइज़ ऑफ रजिस्टर्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स अ रजिस्टर कैन होल्ड। जैसे हम सीपीयू साइज़ भी पढ़ते हैं, 32 बिट प्रोसेसर, 64 बिट प्रोसेसर, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बस वही होता है साइज़ ऑफ सीपीयू रजिस्टर, या साइज़ ऑफ प्रोसेसर भी आप लोग जब कई बार बोलते हो तो। ठीक है जी। अब एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आती है, वर्ड साइज़ क्या होता है, ये तो वैसे मैंने तुम लोग को पहले भी बताया होगा। साइज ऑफ अ रजिस्टर इज़ नोन एज वर्ड साइज, या फिर आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ बिट्स अ सीपीयू कैन प्रोसेस एट अ टाइम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड साइज। कितनी बिट सीपीयू प्रोसेस कर सकता है एक टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड साइज कहते हैं। नंबर ऑफ बिट्स एक्चुअली जो है वो वर्ड साइज होता है। ठीक है, जैसे 8 बिट रजिस्टर होगा तो उसका वर्ड साइज कितना होगा? 8 बिट होगा। 16 बिट रजिस्टर होगा तो उसका वर्ड साइज 16 बिट होगा अकॉर्डिंगली। ओके, ये वाला लास्ट वाला हम लोग पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द साइज ऑफ अ रजिस्टर इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ डेटा अ कंप्यूटर कैन वर्क एट एनी गिवन टाइम। साइज ऑफ रजिस्टर, या फिर आप वर्ड साइज बोलो of a processor। ठीक है, modern PCs have 32 और 64 bit register which are referred to as 32 bit processors और 64 bit processors। अब ये चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि 32 bit रजिस्टर बोलें या 32 bit प्रोसेसर बोले तो इसमें क्या कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 32 bit रजिस्टर बोलो तो वर्ड साइज ऑफ रजिस्टर इज़ 32, 32 bit प्रोसेसर बोलो तो वर्ड साइज इज़ 32। इट्स लाइक दैट। तो ये है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम टाइप्स ऑफ सीपीयू रजिस्टर। रजिस्टर्स तो हमने अभी तक पढ़ा है, बट उसकी टाइप्स भी आज मैं तुम लोग को करवाऊंगी। एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, देन वी हैव मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर। ये भी आज तुम लोग को समझा दूँगी, कुछ मुश्किल नहीं है, आराम से समझते हैं। सबसे पहली टाइप आती है एक्यूमुलेटर, जिसको शॉर्ट में AC भी लिखा जाता है। ठीक है, ये जो एक्यूमुलेटर होता है ये कैलकुलेटिव डेटा स्टोर करता है। जो डेटा होता है ना अरिथमेटिक डेटा, जो कैलकुलेटिव डेटा होता है वो कौन से रजिस्टर में स्टोर होता है? वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ओके, देन वी हैव द प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पर ना क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन क्या आया था कि जो प्रोग्राम काउंटर का काम है वो आपको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम दे दिया था, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम है वो प्रोग्राम काउंटर का काम दे दिया था। तो तुम्हें कौन सी स्टेटमेंट सही है ये चूज़ करना था, है ना, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस स्टोर करता है मतलब कि उस इंस्ट्रक्शन को कहाँ से उठाना है प्रोसेसर ने, वो आपको ये वाला रजिस्टर बताता है। तो प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, इसको PC एब्रीविएट करते हैं। देन आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको IR से एब्रीविएट किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसको स्टोर करने वाला जो रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। इंस्ट्रक्शन बोला है ना, तो करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने वाला जो रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन।
जिस भी लोकेशन से डेटा उठाना है, ठीक है, जिस भी लोकेशन से डेटा उठाना है उसका एड्रेस होल्ड करता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। देन वी हैव मेमोरी डेटा रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर है तो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस है तो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेगा। डेटा रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है तो ये क्या स्टोर करेगा, स्टोर्स डेटा कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू द मेमोरी। जो भी डेटा है जो मेमोरी से फेच किया जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको होल्ड करने में मेमोरी डेटा रजिस्टर काम आता है, ठीक है। देन वी हैव जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर जो भी टेम्परेरी डेटा होता है, जैसे आपके पास एक बैग है जिसमें आपका डेटा, जिसमें आपने अपना सारा सामान रखा है, बट यू हैव एक्स्ट्रा पॉकेट ऑल्सो। उस बैग में एक एक्स्ट्रा पॉकेट भी है जिसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो जो आप लेट्स से बाहर जाके फेंकने वाले हो या टेम्परेरीली कुछ रख सकते हो। तो इट्स लाइक दैट एक्स्ट्रा पॉकेट जिसको हम जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। इट स्टोर्स टेम्परेरी डेटा एंड कई बुक्स में आप लोग पढ़ोगे इसको टेम्परेरी रजिस्टर भी बोलते हैं, TR, ठीक है, ये भी बोलते हैं। टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए काम आता है, एक्स्ट्रा कुछ भी है तो। ये है आपके सारे टाइप्स ऑफ CPU रजिस्टर्स, ठीक है। नोट्स मिलेंगे तो गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट अप हम लोग आ रहे हैं कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पर। रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो आपके प्रोसेसर के फीचर्स कह सकते हो आप, प्रोसेसर के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। ओके, सबसे पहले है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि क्लॉक साइकिल, क्लॉक स्पीड, इस पर पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो क्लॉक स्पीड का मतलब क्या होता है? CPU की एग्जीक्यूशन स्पीड, दैट्स इट। किस स्पीड से CPU इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है उसको हम लोग क्लॉक स्पीड कहते हैं। और ये किस में मेजर की जाती है? मेगा हर्ट्स में या गीगा हर्ट्स में, या इन जनरल आप लोग बोलो इसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन, तो नाउ यू नो द आंसर। और क्या मतलब होता है इसका? CPU की एग्जीक्यूशन स्पीड, कितने स्पीड से CPU जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा हायर स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा फास्टर प्रोसेसिंग भी होगी, है ना। नेक्स्ट वन वी हैव इज़ कोर। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने, सिंगल कोर प्रोसेसर, ड्यूअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऐसा हम लोग सुनते हैं। ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्या मतलब होता है? कोर जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है इनसाइड द CPU। जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतने ही ज़्यादा आपका एफिशिएंट होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो सिंगल कोर मतलब ओनली 1 प्रोसेसिंग यूनिट, ड्यूअल कोर मतलब 2 प्रोसेसिंग यूनिट, क्वाड कोर मतलब 4 प्रोसेसिंग यूनिट, ऑक्टा कोर मतलब 8 प्रोसेसिंग यूनिट। तो डिफरेंट कोर्स होंगे तो जिससे क्या होगा, एक से ज़्यादा कोर्स होंगे तो आप एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हो साइमल्टेनियसली, विच मीन्स बेटर मल्टीटास्किंग, ठीक है जी। तो ये होता है आपका कोर। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये CPU कोर्स मैंने तुम लोग को बता ही दिए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट विद इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेसेस डेटा एट्सेट्रा। नंबर ऑफ कोर्स ही ये बताते हैं कि कितने टास्क CPU जो है वो साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। जैसे सिंगल कोर CPU होता है तो ये ओल्डेस्ट टाइप है, जो आपके अर्ली कंप्यूटर्स थे 90s के दौरान, 1970s के दौरान जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे, तो उस वक्त जब आपके माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे नए नए, उस वक्त सिंगल कोर प्रोसेसर्स होते थे। सिंगल कोर होता था तो एट अ टाइम 8 ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती थी। फिर आए ड्यूअल कोर, 2 कोर्स थे, मतलब 2 प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली हो सकते थे। और कोर्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक सिंगल चिप पे ना कितने यूनिट्स हैं प्रोसेसर के, वो होते हैं कोर्स। क्वाड कोर का मतलब 4 हैं, ठीक है, जिससे स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारे टास्क एक साथ सिस्टम आपका जो है वो कर सकता है, मल्टीटास्किंग इजीली हैंडल हो सकती है, ठीक है जी। चलो उसके बाद आते हैं थ्रेड क्या होता है, पाइपलाइन क्या होती है। पाइपलाइन तो मैंने तुम लोग को करवा दी ना, कल के प्रीवियस लेक्चर में तुम लोग को बताई थी, है ना। इंटरप्ट भी तुम लोगों को आज के लेक्चर में बता दिया। थ्रेडिंग क्या होती है या थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। 1 कोर कैन हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स। क्या होता है भाई ये थ्रेड? तो थ्रेड जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, सब प्रोसेस भी बोलते हैं। मतलब एक टास्क या एक प्रोसेस जो CPU कर रहा है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना या उसको मल्टीपल टास्क में डिवाइड कर देना फॉर एफिशिएंट एंड फास्टर वर्किंग। कहने का मतलब क्या है? जिससे क्या होगा, एक ही टाइम पे ज़्यादा काम हो सकेगा। एक सिंपल सी चीज़ तुम लोग को समझाती हूँ। जैसे तुम ब्राउज़र यूज़ करते हो, लेट्स से
ठीक है, तुमने एक ब्राउज़र ओपन करके रखा है, एक ही सिंगल प्रोग्राम ओपन करके रखा है जिस पे तुम्हारा प्रोसेसर काम कर रहा है। अब ब्राउज़र पे भी तुमने डिफरेंट टैब्स ओपन करके रखे हैं, जैसे कि एक कहीं पर तुमने कोई वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है, यहाँ पर तुमने यूट्यूब ओपन करके सॉन्ग प्ले कर रहे हो, ठीक है, तीसरी जगह पर तुमने कोई वीडियो प्ले करके रखे। तो ब्राउज़र में तुमने 3 अलग अलग टैब खोल के रखे हैं, जो एक सिंगल प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल तुमने प्रोग्राम्स ओपन करके रखे हैं जो तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। इट्स लाइक अ थ्रेड, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक प्रोसेस और ये हो गए इसके मल्टीपल थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क अ CPU कैन एग्जीक्यूट, या फिर हम बोल सकते हैं अ टास्क इनसाइड अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के अंदर जो उसके और टास्क होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड्स। जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतनी ही आसानी से ज़्यादा काम जो है वो एक गिवन टाइम पे होगा, है ना। अब पहले तुम लोग क्या करोगे, अगर तुम ऐसा करोगे, ब्राउज़र ओपन किया, पहले तुम ब्राउज़र पे वेबसाइट वाला काम ख़त्म करोगे, फिर तुम अपना सॉन्ग सुनोगे आधा घंटा, फिर आधा घंटा तुम वीडियो जो है वो देखोगे या वटेवर, है ना। तो उससे क्या होगा, हर टास्क को तुम्हें अलग अलग टाइम लगेगा, आधा घंटा इसको, आधा घंटा दूसरे को, आधा घंटा तीसरे को। इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली सब प्रोसेसेस जो है तुम्हारे चल रहे हैं। तो इसी सब प्रोसेस को हम लोग थ्रेड कहते हैं, या फिर आप लोग इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है जी। इसे सब प्रोसेस, लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। पाइपलाइन एंड इंटरप्ट मैं तुम लोग को करवा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, TDP क्या होता है। अच्छा, थ्रेड से याद आया, एक और टर्म होती है दैट इज थ्रेडिंग, रिलेटेड ही है, समझ ही गए होगे तुम लोग को, थ्रेड समझ में आ गया। तो थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग मल्टीपल थ्रेड्स। अब मल्टीपल थ्रेड्स का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल सब प्रोसेसेस, ठीक है, थ्रेड्स टू परफॉर्म टास्क्स साइमल्टेनियसली, ये होता है आपका थ्रेडिंग। थ्रेड और उसकी जो यूजिंग हो गई, मतलब जो काम हो गया वो थ्रेडिंग हो गई। ऑलराइट, समझ में आई। अब थ्रेडिंग भी दो तरह की होती है, सिंगल थ्रेडिंग होती है, मल्टी थ्रेडिंग होती है। सिंगल थ्रेडिंग का मतलब होता है एक टाइम पे एक ही काम हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि ब्राउज़र पे तुम पहले वेबसाइट वाला काम करोगे, फिर तुम यूट्यूब वाला करोगे, फिर तुम वीडियो वाला करोगे। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल काम तुम एक ही साथ कर रहे हो। तो सिंगल थ्रेडिंग होती है, मल्टी थ्रेडिंग होती है, दो टाइप्स होती है। एक हाइपर थ्रेडिंग भी होती है, वो तुम लोग को आगे बताती है। चलो जी, तो बढ़ते हैं आगे। TDP, that is thermal design power. What do we mean by this? It is the heat generated by the CPU which indicates actually the power consumption. ठीक है, तो ये क्या होता है कि देखो, जब आप अपने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा देर काम करते हो, बहुत सारा काम करते हो, तो फ़ोन गर्म हो जाता है ना, हीट जनरेट करता है। तो वो जो हीट जनरेट करता है, वो जो अमाउंट मेजर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिज़ाइन पावर। मेजर्ड इन वॉट्स, पावर है ना, ठीक है जी। तो ये होता है आपका थर्मल डिज़ाइन पावर। अगर आपका जितना हाई परफॉर्मेंस CPU होगा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड जो है, उतनी ही ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी। जितना हाई परफॉर्मेंस, मैं लिख देती हूँ छोटी छोटी चीज़ें ताकि तुम लोग को जब रिवीजन करना हो मुश्किल ना हो। जितना हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर होगा उतनी ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी। जैसे तुम जितना ज़्यादा अपने सिस्टम पे काम करो वो गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, हाइपर थ्रेडिंग, साइमल्टेनियस, मल्टी थ्रेडिंग। क्या मतलब होता है इसका? मल्टी थ्रेडिंग तो समझ लिया, ये हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, ये साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, जिसको SMTB बोलते हैं। इट अलाउज अ सिंगल कोर टू हैंडल मल्टीपल थ्रेड्स, इम्प्रूविंग मल्टीटास्किंग। कहने का मतलब क्या है, हाइपर थ्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपका एक सिंगल या फिजिकल CPU कोर होता है ना, वो दो लॉजिकल कोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर 1 कोर है तो वो 2 की तरह मतलब बिहेव करेगा, या लॉजिकली हम लोग बोलें वो 2 थ्रेड्स की तरह बिहेव करेगा, ओके। या फिर अगर आपका लेट्स से क्वाड कोर है, 4 कोर्स हैं, तो वो 8 कोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो एक सिंगल फिजिकल CPU टू एक्ट लाइक 2 फिजिकल कोर्स, टू एक्ट लाइक 2 कोर्स, नॉट फिजिकल, टू लॉजिकल यू कैन से, उसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइपर थ्रेडिंग की। है तो क्वाड कोर है लेकिन वो ऑक्टा कोर की तरह काम कर रहा है तो सिंगल कोर है लेकिन वो ड्यूअल कोर की तरह काम कर रहा है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं। और इसका काम कब होता है, जब मल्टीपल एप्स एक साथ रन करनी हो, ठीक है।
रन मल्टीपल एप्स साइमल्टेनियसली, उस वक्त इसका काम आता है। देन इज GPU एंड CPU। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, लिख दूँ क्या यहाँ पर? GPU का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, और इसका डिफरेंस भी आई गेस तुम लोग को अभी तक पता ही होगा, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। और CPU तो तुम लोग को पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ़र्क क्या है? जो CPU हमारा जनरल पर्पज़ के लिए काम आता है, लेकिन जो GPU है ग्राफिकल प्रोसेसिंग, मतलब ग्राफिक डेटा जो है उसकी प्रोसेसिंग के लिए इसका काम आता है। ग्राफिक रेंडरिंग एंड ऑल में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो जहाँ पे ग्राफिकल डेटा, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ये सारा डेटा प्रोसेस होता है, वहाँ पर GPU काम आता है। ओके, देन नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव इज़ लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है डिले। लेटेंसी, लेट है ना इसमें, तो मतलब लेट होना, डिले होना इन प्रोसेसिंग, जिसका मतलब क्या है? डिले इन रिस्पॉन्स। आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, ठीक है, आपने मुझे कुछ रिक्वेस्ट किया, लेट्स से आपको रिस्पॉन्स देने में जितना मुझे टाइम लगा, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट किया, आपको रिस्पॉन्स देने में जितना मुझे जो डिले हुआ, उसी डिले को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग, लेटेंसी, ठीक है। सो डिले इन रिस्पॉन्स इज लेटेंसी। देन वी हैव थ्रूपुट। थ्रूपुट मैंने पहले भी पढ़ाया है। थ्रूपुट का मतलब होता है वर्क डन इन अ गिवन टाइम, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज थ्रूपुट in terms of processor. Next one we have is multitasking. You all know this. Multitasking का मतलब क्या होता है? सिंगल प्रोसेसर बहुत सारे काम एक साथ करता है। अब एक साथ करता है एज इन कि वो रैपिडली साइमल्टेनियसली काम नहीं हो रहा होता, वो रैपिडली एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करता है। हाउ? फॉर एग्जांपल, आप अपने लैपटॉप पे काम करते हो, आप मल्टीटास्किंग करते हो। कैसे मल्टीटास्किंग करते हो? लेट्स से आपने पहले व्हाट्सएप ओपन किया हुआ है, फिर व्हाट्सएप से आप लोग शिफ्ट करके अपने यूट्यूब पे, फिर यूट्यूब से आपने क्रोम खोल दिया, तो एक ऐप से आप दूसरी ऐप पे स्विच किए जा रहे हो, है ना। तो आपको प्रोसेसर क्या कर रहा है? स्विच कर रहा है एक टास्क से दूसरे टास्क पे। आप तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन प्रोसेसर क्या कर रहा है? एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच कर रहा है। और स्विचिंग को, ये जो स्विचिंग होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हमने पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कब होती है? when we do multitasking, which means our processor shifts from one task to another, one program to another. Okay, then we have multiprocessing. multiprocessing, यहाँ से इतना याद रखो, multiprocess मतलब multiple processors, multiple CPUs टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। बहुत सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल CPUs जब मल्टीपल टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। देन कम्स द पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक सिंगल टास्क बहुत सारे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो गया और एग्जीक्यूट हो गया एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम लोगों को 10 क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन को एक ही स्टूडेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। व्हाट इफ़ मैं इन्हीं 10 क्वेश्चंस को 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दूँ? काम तो इतना ही है, पहले एक स्टूडेंट कर रहा था, लेकिन अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 स्टूडेंट में, जिससे क्या होगा? जिससे फास्टर काम होगा, इन अ एफिशिएंट वे काम होगा, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। देन कम्स द मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग से क्या ध्यान रखना है? मल्टीपल प्रोग्राम्स। इट्स अ मेथड ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स ऑन अ सिंगल CPU कंकरेंटली बाय कीपिंग देम इन मेमोरी साइमल्टेनियसली। क्या है? आपकी जो मेमोरी है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और आपका जो सिंगल कोर प्रोसेसर है, या जो आपका प्रोसेसर है, वो वन एट अ टाइम आपकी मेमोरी से पिक करता है। उसको हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मेनी टास्क आर देयर इन द मेमोरी एंड प्रोसेसर पिक्स टास्क वन एट अ टाइम एंड प्रोसेस इट, उसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो ये है आपके आज की टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द CPU, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इन वॉट एवर बैच यू आर इन, अगर आप किसी बैच में नहीं भी हो, तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हम लोग न्यू कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं ना। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको इससे रिलेटेड पुराने कंसेप्ट्स भी नहीं आते होंगे, तो वो सारी क्लासेस जो है इन बैचेस में अवेलेबल है, क्योंकि इन्हीं में मैंने वो लाइव क्लासेस ली हुई हैं। तो आप किसी भी बैच पे का पार्ट हो, आपको नोट्स क्लासेस इन्हीं बैचेस में मिल जाएंगी, ठीक है। और इन सब बैचेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जस्ट हैव टू डाउनलोड द JK एग्जाम क्रैकर एप्लीकेशन। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है डाउनलोड करते हुए, तो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर इज़ गिवन, या फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो कभी भी। कोई भी इशू आता है आपको कोर्स रिलेटेड, क्लास रिलेटेड,
या कुछ फाइल नहीं मिल रहा है, कोई क्लास नहीं मिल रहा है, वट एवर योर इशू इज़, आप इस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। ठीक है एवरीवन, मुझे कमेंट में तुम लोग ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये क्लास कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई भी कि नहीं समझ आई। नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंसेप्ट रिलेटेड टू मेमोरी हायरार्की एंड ऑल वो करवाने हैं, जिसके साथ मैं आप लोगों का ये वाला टॉपिक जो है वो रैप करूँगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम जहाँ पे आपको कन्वर्जन्स पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट पर क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरफ्लो वाले टॉपिक्स पर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ये वाले कंसेप्ट्स को कैसे कवर करना है, इट विल टेक 2 to 3 क्लासेस, वो भी आप लोगों को कवर करवा दी जाएंगी। लेकिन नंबर सिस्टम आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊँगी। जब से हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट हमेशा शुभम सर पढ़ाते हैं, तो ही विल बी द वन जो आपको ये डिटेल में पढ़ाएंगे। ऑलराइट एवरीवन, उसके बाद हम लोग बाकी जो हार्डवेयर एंड ऑल हम लोग को कवर करना है हम करेंगे। एंड लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम भी है, उसके भी स्टूडेंट्स आज उसका एडमिट कार्ड भी आ गया एंड स्टूडेंट्स आर वेटिंग कि कब उसकी प्रैक्टिस क्लासेस जो है मैं शुरू करूं। तो मैं यही अनाउंस कर देती हूँ कि लैब अटेंडेंट के लिए ना व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ फ्यू मैराथॉन्स। ठीक है, अपने सब्जेक्ट के एक्चुअली मैं कुछ मैराथॉन्स लेके आऊँगी लैब अटेंडेंट के लिए। अभी कुछ तो थोड़े दिन हमारे पास हैं लैब अटेंडेंट के एग्ज़ाम के लिए, मैराथॉन्स लेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो न्यू कंसेप्ट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं, वैसे तो उम्मीद नहीं है कि अब भी फिर से वैसा पेपर आएगा जैसा आया है, क्योंकि नहीं आना चाहिए। तो बाकी अब क्या होगा JKSSB की साइड से वी डोंट नो। तो मैराथन लेके आऊँगी आप लोगों के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर की फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, बाकी अपनी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ आप लोग अटेंड करते रहिए। ऑलराइट एवरीवन, सो दैट इज़ इट फॉर द डे। शैल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।